9 सितंबर 2001 ब्रिटिश टीवी होस्ट क्रिस टेरेंट स्टेज पर आते हैं और 8 कंटेस्टेंट का वेलकम करते हैं हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर के सेट पर। और सबका सपना एक ही है, करोड़पति बनने का। लेकिन हॉट सीट तक पहुंचने के लिए एक और चैलेंज है। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतेगा उसे ही मिलेगा जिंदगी बदलने का ये मौका। Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Nile on Death the. और सही जवाब है Death on the Nile। All these were correct. Most of them, nearly all of them. Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. मेजर चार्ल्स इनग्राम पहले भी 2 बार कंटेस्टेंट रह चुका है, लेकिन आज फाइनली उसे हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला है। बड़े कॉन्फिडेंट के साथ वो हॉट सीट पर बैठता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। इनग्राम हर क्वेश्चन पे अनश्योर दिखता है, कंफ्यूज लगता है और किसी भी आंसर पे श्योर नहीं होता। और 15 में से 7वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते उसके पास 3 में से सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची होती है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके वो एक के बाद एक सही जवाब देता जाता है। और फिर फाइनली वो वक्त आता है, सिर्फ एक सही जवाब और 1 मिलियन पाउंड उससे सिर्फ एक कदम दूर थे। 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. I think it's a nanomole. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बिना कभी गूगल का नाम सुने वो अपना जवाब पूरी तरह से बदल देता है। I really do think it's a Google. स्टूडियो में टेंशन बहुत हाई होता है। You just won 1 million! सिर्फ 2 लोग इससे पहले मिलियनियर बन पाए थे। एक ऐसी जीत जो लगभग नामुमकिन थी, लेकिन इनग्राम का गेम थोड़ा अलग था, शायद ज्यादा ही परफेक्ट। और अब चार्ल्स इनग्राम भी मिलियनियर बन चुका था, लेकिन एक फ्रॉड मिलियनियर। मेजर इनग्राम और उसके साथियों ने गेम के सिस्टम को ऐसा चीट किया जो सबके सामने होकर भी किसी को समझ नहीं आया। हो सकता है कि ये टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो। उसके साथ जो लोग मिले हुए थे उन सब पर केस चला और कोर्ट ने सबको गिल्टी डिक्लेयर किया। उनका ये स्कैम इतना बड़ा था कि न्यूज और मूवीज दोनों का हिस्सा बन गया। पर आज तक वो लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। 20 साल बाद भी इस केस से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अनसॉल्व्ड है। और चार्ल्स इनग्राम के पीछे छुपी है एक और भी ज्यादा शॉकिंग कहानी, एक अंडरग्राउंड ग्रुप की जो सालों तक इस गेम शो को स्मार्टली एक्सप्लॉइट करता रहा। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। जब चार्ल्स इनग्राम कैमरे के सामने अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, तभी उसी वक्त बैकस्टेज में हलचल मच जाती है। शो के लोग सस्पिशियस हो जाते हैं। एक टेक्नीशियन को शक होता है। उस साउंड टेक्नीशियन ने शो के सीईओ पॉल स्मिथ को कॉल कर दिया था, जब इनग्राम अभी भी सवालों के जवाब दे रहा होता है। पॉल ने बस इतना कहा कि शो चलने दो। इनग्राम को मिलियन पाउंड का चेक तो मिलता है, लेकिन उसे प्रोडक्शन कंपनी सेलाडोर ने उस चेक को 8 दिन के लिए होल्ड पे रख लिया, प्रोसेसिंग के नाम पे। इस बीच स्मिथ और टेक्नीशियन पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखते हैं। इनग्राम को कई बार कुछ समझ नहीं आता और सिर्फ एक लाइफलाइन बची थी जब वो 4000 पाउंड पे था, और उसके बाद उन्होंने 1 मिलियन पाउंड जीत लिए, वो भी सिर्फ गेस करके। अगर आपको हर बार 4 ऑप्शन में से सही चुनना हो और वो भी लगातार 7 बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है सिर्फ 0.003%। मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी वो लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीकों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा था। तुम ध्यान से चार्ल्स का गेम देखोगे तो चाहे कोई भी सवाल हो, इनग्राम हमेशा चारों ऑप्शन को एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ता है, जैसे कोई चेकलिस्ट हो। और पढ़ते पढ़ते अचानक से उसे सही आंसर समझ आ जाता है, बिना उसका मतलब जाने, बिना लॉजिक के। कई बार तो ऐसा नाम या फिर वर्ड बोलता है जिसका मतलब उसे खुद भी पता नहीं होता, फिर भी वही ऑप्शन पे वो वापस आता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है
This is my final answer. Emmental is a cheese from which country? It could be France, I suppose. Then again, it could be Italy, so. Or maybe it's the Netherlands. Right. Yes. That's sort of how the question works, Joel. और अजीब बात यह है कि उसका गेस बार बार सही निकलता है। और ऑनेस्टली मैं या आप भी वहाँ होते तो शायद हम भी हर ऑप्शन को एक एक करके सोचते और फिर अंदाजा लगाकर बोल देते यही सही लग रहा है। ये तो वैसे भी एक नॉर्मल बिहेवियर लगता है। अगर श्योर ना हो तो 1 by 1 जाना काफी लॉजिकल है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ तो अजीब था। Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? लेकिन एक सेकेंड, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? जैसे ही सही ऑप्शन पढ़ा गया एक हल्की सी खांसी सुनाई दी। किसी ने खांसा, मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना। वो सच में एनेसिस ने कैनेडी से शादी की थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, ये फिर होता है। अगला सवाल आया और फिर वही हुआ। एक बार नहीं, बार बार लगातार वही, जैसे कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो। स्टूडियो में कंटेस्टेंट और होस्ट के लिए तो कैमरा और माइक होते ही है, लेकिन एक एंगल ऑडियंस पर भी होता है जिसमें उनके रिएक्शन और मूवमेंट कैमराज में कैप्चर होते हैं। टेक्नीशियन ध्यान से देखना शुरू करते हैं। इनग्रम जैसे ही ऑप्शन पढ़ता है क्राउड में से कौन खांस रहा है, और हर बार वो खांसी एग्जैक्टली सही ऑप्शन के टाइम पर ही होती है। अब टीम के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया था। हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर उस टाइम यूके में एक क्रेज बन चुका था। शो को शुरू हुए सिर्फ 4 साल ही हुए थे, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी टॉप पर थी। ये शो इतना पॉपुलर था कि करीब 19 मिलियन लोग उसे देखते थे। मतलब यूके की 1/3 पॉपुलेशन लोग इसके दीवाने हो चुके थे। और इसी ऑब्सेशन का हिस्सा थे चार्ल्स इनग्रम, उनकी वाइफ डायना और उसका भाई एंड्रियन पॉल। डायना का भाई एंड्रियन पॉल ऑलरेडी 4 बार शो में जा चुका था और एक बार हॉट सीट तक भी पहुंचा था और उसने लगभग 32,000 पाउंड जीते थे। कुछ महीनों बाद डायना भी हॉट सीट तक पहुंची और गेस व्हाट, उसने भी जीत लिए एग्जैक्टली 32,000 पाउंड। और सोचो, जब पूरा देश इस शो का दीवाना था उस वक्त इसमें एंट्री मिलना ही किसी जैकपॉट से कम नहीं था। हजारों लाखों लोग अप्लाई करते थे पर सिलेक्ट होना आसान नहीं था। लेकिन इनग्रम फैमिली बार बार सिलेक्ट हो जा रही थी। उन्हें सिस्टम की हर डिटेल पता थी। ये फैमिली पूरी तरह से जानती थी कि इस शो पे कैसे जाना है एंड क्या करना है। एंड्रियन ने तो घर पे एक डमी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का काउंसिल भी बना रखा था। डायना तो इस शो के बारे में एक गाइड बुक पब्लिश करना चाहती थी ताकि उसमें लोगों को टिप्स दे सके कि कैसे शो तक पहुंचना है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि सिस्टम जानने वाले और भी लोग थे और वो इनग्रम फैमिली से एक कदम आगे निकले। हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, सब रिकॉर्डेड होता है और इसका एक फिक्स रूटीन होता है। तो जब चार्ल्स 7वें सवाल पर था तो उसने सिर्फ 4,000 पाउंड जीते थे। उसके बाद किसी को नहीं लगा था कि ये इंसान लास्ट तक खेलेगा और $1 मिलियन जीत पाएगा, क्योंकि उसके बाद उस दिन का शूट वही स्टॉप कर दिया गया था। डायना को चार्ल्स पर गुस्सा आ रहा था और होना भी चाहिए, क्योंकि चार्ल्स कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट डिग्री होल्डर के साथ ही एक स्मार्ट दिमाग वाला आदमी था। उस दिन जब चार्ल्स और डायना शूट से वापस घर जा रहे होते तब उनका फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्हें उनके हाथों से करोड़ों की अपॉर्चुनिटी फिसलने का डर सता रहा था और वो दोनों उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाले थे। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। चार्ल्स तुरंत कॉल करता है एक आदमी को। उस इंसान का नाम होता है टेक्वेन विटॉक। टेक्वेन एक वेल्स कॉलेज लेक्चरर और गेम शो का दीवाना भी था और डायना और उसका भाई एंड्रियन ने उसे खुद ट्रेन किया था शो के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टेक्विन नेक्स्ट डे के एपिसोड का कंटेस्टेंट था। मतलब टेक्विन कल स्टूडियो में ही होगा। तो फोन पर चार्ल्स, डायना और टेक्विन ने सिर्फ 5 मिनट बात की और वही 5 मिनट में एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव प्लान बन गया। स्ट्रेटेजी सिंपल थी। चार्ल्स ऑप्शन पढ़ेगा और जब भी टेक्विन या डायना को लगेगा कि कोई ऑप्शन सही है तो वो एक हल्की सी खांसी करेंगे। Strategy.
Well, I have actually. I have got a strategy. I was a bit defensive on the last show. You know, I sort of started talking myself out of answers that, frankly, I should have known and did know. So this time I'm going on the counter attack. और ये काउंटर अटैक क्लियरली काम करता है। चार्ल्स बार बार कहता है कि उसे ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता या फिर पहली बार सुन रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो 180 डिग्री टर्न लेता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है यही करेक्ट आंसर है। Craig David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. I've just never heard of Craig David. So no, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. I don't think it's Paris. I think it's Berlin. I'm going to go for Paris. You thought it was Berlin, Berlin. You changed your mind to Paris. That brought you 500,000. I don't think I've heard of a Google. I don't actually know what a Google is, but I really do think it's a Google. You just won 1 million. बैकस्टेज सबको समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं चल रहा। स्टूडियो के माइक्रोफोन ने शो के दौरान टोटल 192 कप रिकॉर्ड किए थे और उनमें से काफी कप तब आए जब करेक्ट आंसर मेंशन किया गया हो। पॉल स्मिथ जो कि शो के सीईओ होते हैं, उन्हें तुरंत डाउट होता है ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वो सीधा पुलिस को कॉल करते हैं एंड उसी दिन बाद में एक और कॉल करते हैं मिस्टर इनग्रम को। Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we for not for the moment will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. 1.5 साल बाद ये केस कोर्ट पहुंचा। पूरा मीडिया पागल हो गया था क्योंकि एक मेजर के फ्रॉड का ये केस काफी सेंसेशनल था। आखिर में तीनों को गिल्टी मान लिया गया और इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, पर इनग्रम फैमिली आज तक नहीं मानती है कि उन्होंने चीट किया था। We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely. And while I was sitting there in the center of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. As for the victims, I've heard a lot of people say that this is a victimless crime. Well, actually, there are victims. The 3 defendants were the victims. We should not have been found guilty on the evidence that was presented in court. We were found guilty on a very good story. Why did you cough then, Diana? I think I needed to clear my throat. इन तीनों का कहना था कि वो सारे कफ बस एक कोइंसिडेंस थे। विटॉक को तो बचपन से ही क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम थी और जो कोर्ट में कफिंग के वीडियोस दिखाए गए वो सेलाडोर ने जानबूझकर एडिट करके ज्यादा ड्रामास्टिक बनाए थे। और सोचो, अगर ये तीनों इतने इंटेलिजेंट थे तो क्या वो चीटिंग करने का कोई स्मार्ट तरीका नहीं अपना सकते थे? जैसे कोई कोडेड सिग्नल, मान लो अगर आंसर सी है तो डी पे कफ करो या फिर उसके अपोजिट या फिर कुछ और। विटॉक ने तो 19 बार कफ किया था राइट आंसर बताने के लिए, लेकिन जब वो खुद हॉट सीट पे गया तो फेल हो गया। जब चार्ल्स के लिए हेल्प कर रहा था तो सब कुछ पता था और क्या गारंटी थी उसे कि उसे उसका हिस्सा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या ऑडियंस में बैठा बंदा कफ करे तो स्टेज पे सुनाई देता भी है? जैसे ही इनग्रम फैमिली मीडिया स्पॉटलाइट में थी तब एक और ग्रुप क्विकली शो को सालों तक गेम करता रहा। पैटी स्पूनर ये पहला बंदा था जो मल्टीपल कंट्रीज के अलग अलग वर्जन में इस शो पर आया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में $2.5 लाख, यूके में $2.5 लाख पाउंड और आइलैंड वाले शो पे 1000 यूरो जीते थे। उनको पता था कि क्या करना होता है शो पर आने के लिए एंड उन्होंने कभी किसी से छुपाया भी नहीं। उनका गेम एकदम कूल था, पूरे फोकस के साथ और ना कोई टेंशन ना कंफ्यूजन, बस हर सवाल का सही जवाब फुल कॉन्फिडेंट के साथ। स्पूनर एक कॉलेज ड्रॉप आउट था और तब से छोटी मोटी पॉप क्यूजेस से अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन जब आयरिश वर्जन में वो बुरी तरह से फेल हो गया तब उसकी मुलाकात होती है केथ बर्गस से, एक ऐसा बंदा
जो पैसे लेकर लोगों को गेम शो तक पहुंचाता था। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और बना डाली एक सीक्रेट टीम, द कंसोर्टियम। ये लोग ऐसी सीक्रेट सर्विस चलाते थे जो लोगों को रिलायबली शो में ले जाती थी और उनकी विनिंग को मैक्सिमाइज करवाते थे। अब वो ये कैसे करते थे मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टेप 1, गेट अ कॉल। सबसे पहले कंसोर्टियम के लोग हजारों पाउंड और काफ़ी घंटे स्पेंड करके शो के प्रीमियम रेट नंबर पे बार बार कॉल करते थे। जब फाइनली कॉल कनेक्ट हो जाता तो वो अपने क्लाइंट की रिकॉर्डेड वॉइस चलाते जिसमें उनका नाम और नंबर होता था। स्टेप 2, स्टॉल। जैसे ही क्लाइंट को शो से कॉल आता तो क्लाइंट बस इतना बोलता, मैं अभी घर पे नहीं हूँ। तभी कंसोर्टियम वाले सीधे भागते थे अपने क्लाइंट के घर पे ताकि नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हो सके। स्टेप 3, गेट अ क्लोज। फोन पे एक एस्टिमेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे बिग बेन की हाइट क्या है। सही आंसर 96 मीटर होता है, लेकिन 93 या 100 भी चल जाता। स्पूनर ने पता लगा लिया था कि ये क्वेश्चन हमेशा यूके के ऑफिस फॉर नेशन के स्टैटिक डेटाबेस से उठाए जाते हैं और रोटेशन में रिपीट होते, तो उनके लिए ये और भी आसान हो जाता था। उसके बाद आता था स्टेप 4, मेक अ फिंगर फास्ट। जैसे इनग्रम ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीता था, वैसे ही कंसोर्टियम के क्लाइंट मॉकअप मशीन पे प्रैक्टिस करवाते थे ताकि स्पीड और एक्यूरेसी परफेक्ट हो जाए। स्टेप 5, फेक अ फ्रेंड। अगर क्लाइंट हॉट सीट तक पहुंचता और फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करता तो वो कॉल डायरेक्ट जाता एक सेफ हाउस में। यहाँ एक बंदा जिसे द वॉइस कहते, वो एक म्यूट बटन वाले फोन के साथ बैठा रहता और रूम में और 4-5 लोग बैठे होते। पेटी जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता, केथ बैकग्राउंड मास्टर, जॉन पॉप कल्चर एक्सपर्ट, पॉपी गूगल खोल के रेडी रहता और एक बंदा और, द ब्रिक, जो आंसर क्रैक करता। 2002 से 2007 तक कंसोर्टियम वालों ने 200 लोगों को शो पे पहुंचाया, जिसमें से 55 लोग हॉट सीट तक गए और इन लोगों ने टोटल जीते लगभग 4.42 मिलियन पाउंड्स। शो के उस टाइम के टोटल प्राइज मनी का 26%। उसका पूरा गेम तभी रुक गया जब शो ने सेकेंड चांस देना बंद कर दिया। अगर बंदा कॉल पे घर पे ना हो तो उनका स्टेप 2 फेल हो जाता और पूरा सिस्टम टूट जाता। 25% विनिंग अमाउंट स्पूनर और केथ को मिलती थी और 2021 में इन्होंने अपनी ऑपरेशन पर बेस्ड एक बुक भी पब्लिश कर दी। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब कुछ इलीगल नहीं था। कोई केस नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं मिला। इनफैक्ट 2021 में स्पूनर ने खुद शो के सीईओ पॉल स्मिथ से मिलकर बताया कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता था। 2003 में जब कंसोर्टियम पैसे कमा रहे थे तब इनग्राम फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। चार्ल्स, डायना और उनके बच्चों को हर जगह पर बदनाम किया जा रहा था। पब्लिक उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। उनके बिल्ली को एयरगन से मार दिया गया, उनके घर पर उल्टी भरे बैग फेंके गए, उनके खिड़कियों को तोड़ा गया, उनके तीनों बेटियों को स्कूल में बुली किया गया। चार्ल्स ने आर्मी से रिजाइन कर दिया। फैमिली पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गई। विटॉक को भी अपनी लेक्चरर वाली जॉब छोड़नी पड़ी और अपना नाम ट्रेडमार्क करना पड़ा, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई कंपनी उसके नाम पर कफ सिरप ना लॉन्च कर दे।